हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं स्नेहा सिंगाटिया। और आज जो है हम सेट थ्योरी हमारा चैप्टर स्टार्ट करें। सबसे पहले तो हम जो है सेट थ्योरी के लिए +1 +2 का जो टॉपिक है हमारा सेट थ्योरी को बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। और उसके बाद स्पेशली हम ग्रेजुएशन के लिए यानी ग्रेजुएशन का जो सेट थ्योरी है उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। सेट थ्योरी के बाद हम रिलेशन फंक्शन पर जाएंगे, उसके बाद लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। तो एक सीक्वेंस पे ये सारे के सारे चैप्टर्स हम करते हुए जाएंगे। तो किसी भी क्लास को आप मिस ना करें, सीक्वेंस में इसी टाइप से क्लास को देखते हुए जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी के लिए सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन से ही हम स्टार्ट करते हैं कि भाई सेट थ्योरी की डेफिनेशन हमारी होती क्या है। सेट की डेफिनेशन हमारी क्या होती है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, कि कुछ एलिमेंट्स हम लेते हैं और उनकी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी कुछ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स होने चाहिए। सिंपल सी आपकी 11th-12th की डेफिनेशन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। कोई भी एलिमेंट्स है, ठीक है। जैसे सेट को हम आपको पता है कि बेसिकली सेट को हम जो है हमारे जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। और स्मॉल जो लेटर्स होते हैं वो उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है। वेल डिफाइंड का मतलब है कि वेल डिफाइंड होनी चाहिए, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स को आप पर्टिकुलरली एक ये कहें कि एक लॉ में एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आप कहें कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, ठीक है, तो ये तो वेल डिफाइंड हो गया। लेकिन अगर आप बोले ऑल द गुड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, ठीक है। सो बेसिकली गुड स्टूडेंट्स की डेफिनेशन क्या होगी? तो ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। बट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ये हमारा वेल डिफाइंड है, क्योंकि हमें पता है कि जितने क्लास 10th में स्टूडेंट्स होंगे वो सारी के सारी आपके पर्टिकुलर सेट में हो जाएंगे। सो इसे ही हम बोलते हैं सेट की डेफिनेशन। सिंपल सी आपकी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को ही हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं, ठीक है। सेट को आप बेसिकली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं पूरे सेट को, और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे बेसिकली अगर हम देखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, ठीक है। एक तो हमारी होती है रोस्टर फॉर्म और दूसरी हमारी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो फर्स्ट आपकी हो जाएगी रोस्टर फॉर्म, सेकंड आपकी हो जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म। देखते हुए जाएंगे, या फिर इसे हम टाइप्स ऑफ सेट भी कह सकते हैं, ठीक है। जो आपकी रोस्टर फॉर्म होती है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म ये तो आपकी नॉर्मली सिंपल होता है, मतलब जो भी आपके सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको डायरेक्टली आप इस टाइप से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर। तो ये तो आपकी रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है इसे हम जो है इसे रूल मेथड भी बोलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि ये सेट नहीं है बल्कि सेट को बनाने वाली फॉर्म है। इस फॉर्म से आप सेट को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया जाए ए इज अ सेट सच दैट, सारे ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो कि इस पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हो, ठीक है। और ये जो एक्स है हमारा, ये नेचुरल नंबर्स में से हमें लेना है। सो बेसिकली ये भी हमारे क्या हो जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है, 5 ये हो जाएंगे, ठीक है। या भी मान लीजिए 5 तक एलिमेंट्स है। सो बेसिकली देखिए ये तो आपकी रोस्टर फॉर्म होगी डायरेक्टली, लेकिन ये आपकी होगी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट को बनाना आपने सीखा है कि कैसे हम सेट को बनाते हैं, ठीक है। सो इसमें हम ना बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म है, देखिए जो रोस्टर फॉर्म है इसमें तो आप डायरेक्टली जो उनके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, या फिर इसे हम कहें कि मेंशन एलिमेंट्स इन करली ब्रैकेट्स, ठीक है। करली ब्रैकेट्स में डायरेक्टली क्या कर दो आप एलिमेंट्स को मेंशन कर दो, तो आपकी रोस्टर फॉर्म बन जाती है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में आप क्या करते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में राइट डाउन अ प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी या फिर कोई ऐसा रूल, ठीक है, which gives all the elements of set, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट। यानी कि जो सारे ऐसा रूल कोई लिख दो जो कि एलिमेंट्स सारे के सारे एलिमेंट्स दे दे आपको जो भी आपने सेट बनाया है उसके लिए, ठीक है। सो ये सिंपल सी आपकी सेट की डेफिनेशन, और सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो हमारी रोस्टर फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट की। सो टाइप्स ऑफ सेट में आप देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे सेट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नल सेट। अब आपका नल सेट क्या होता है? नल सेट होता है जिसमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 हो, यानी बिल्कुल एक भी एलिमेंट ना हो, यानी कि ऐसा सेट जो कि खाली हो, ठीक है, उसे आप बोलते हैं नल सेट। और नल सेट को आप 5 से भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए सेट के अंदर 5 एलिमेंट हो, ये आपका नल सेट नहीं है,
ठीक है, सेट के अंदर या तो कुछ भी एलिमेंट ना हो या फिर आप इसको डायरेक्टली 5 से लिखे हैं, ठीक है। सो ये आपका होता है नल सेट। नेक्स्टली अगर आप बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका 1 हो जाएंगे। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नल सेट के अंदर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होते हैं, और सिंगलटन सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा, ठीक है। अब सिंगलटन सेट के एग्जांपल्स देखें तो कोई भी हो सकता है, कोई एक एलिमेंट इसके अंदर हो सकता है, कोई भी ए एलिमेंट इसमें हो सकता है, ठीक है। 5 भी इसमें होगा ना तो ये आपका सिंगलटन सेट हो जाएगा, ठीक है। सो इसे आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि ये 5 जो है ये आपका ए से बिलोंग करता है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स ये भी आपका एक सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट आपके टाइप ऑफ सेट में, नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ सेट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो होता है जो कि आपका क्या हो, काउंटेबल हो, ठीक है। काउंटेबल सेट होना चाहिए। काउंटेबल सेट का मतलब है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो फाइनाइट होने चाहिए, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें कि ऑर्डर ऑफ सेट जो है, ऑर्डर ऑफ सेट का मतलब है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ सेट को हम कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, ये आपके क्या होने चाहिए, ये आपके फाइनाइट होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। जैसे कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई आपका सेट है इस टाइप से AEIOU, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, दैट मीन्स ये आपका एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। और इनफाइनाइट सेट होता है एक आपका, ठीक है। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसमें जो कि अनकाउंटेबल होता है, जो कि क्या होता है आपका अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। यानी कि जिसका ऑर्डर ऑफ सेट की बात करें अगर अपने ऑर्डर ऑफ सेट तो ये आपका इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सेट आपका इनफाइनाइट हो जाता है तो ऐसे जो सेट्स होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, अनकाउंटेबल। जैसे 1 2 ये सोन अप टू इन्फिनिटी तक अगर जा रहा है तो सिंपल सी बात है कि ये आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी सेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा सेट कौन सा है। नेक्स्ट आपका है इक्वल सेट्स। देखिए एक तो आपका ना इक्वल सेट होगा, एक हम थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं हम, ओके। एक तो आपका इक्वल सेट होगा और जस्ट इसके थोड़ी देर बाद आपके पास एक इक्विवेलेंट सेट आने वाला है। देखिए इक्वल सेट जो होता है ना, ए इक्वल्स टू बी, इसे हम दिखाते हैं कि ए आपका कोई सेट है जो कि बी सेट के इक्वल है, दैट मीन्स इसमें सेम एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ही सेम है, ठीक है, सेम एलिमेंट्स है। अगर कोई एक एलिमेंट ए में है तो वो बी में भी होगा, कोई बी एलिमेंट ए में है तो वो भी बी में होगा, ठीक है। तो सारे के सारे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि सारे एलिमेंट्स जो ए से बिलोंग करते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स बी से भी बिलोंग करते हैं। अगर ऐसा होता है दैट मीन्स ए हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा किसका, बी का, ठीक है। चलिए इसके अलावा एक हमारा टाइप ऑफ सेट होता है जिसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। अब देखिए इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट को देखिए, इक्वल को तो आपने इक्वल सेट को तो इस टाइप से लिखा था, ए इक्वल्स टू बी, इक्विवेलेंट को आप इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। इसका मतलब है कि आपके यहाँ पर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है आपके, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके क्या है, सेम है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ सेट ए आपका ऑर्डर ऑफ सेट बी के इक्वल होगा, ठीक है। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, तब वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। लेकिन अगर सारे के सारे एलिमेंट्स ही सेम हो जाएंगे तब वो आपका इक्वल सेट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए सो ये चीज आपने देख ली है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट आपका आता है यूनिवर्सल सेट। देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट को आप यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सबसे बड़ा वाला सेट, बिगेस्ट सेट which includes all the sets, सभी सेट्स को इंक्लूड करके चलने वाला, यानी कि जिस भी इंसिडेंट की आप जिस भी प्रॉपर इंसिडेंट की बात करें, ठीक है, सारे के सारे सेट्स इसी के अंदर से आएंगे, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर जो बिगेस्ट सेट आपका होता है जिसमें सारे के सारे सेट्स आपके कंटेन करते हैं, तो उसे ही आप कहते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है जी। सो ये तो आपका हो गया यूनिवर्सल सेट। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे टाइप्स ऑफ सेट की बात करते हैं। देखिए अब तक हमने बात की है, अगर आप देखते हैं तो अब तक हमने नल सेट की बात कर ली, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने बात की इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। नेक्स्ट आपका आता है सबसेट एंड सुपर सेट क्या होता है। देखिए आपका कोई भी एक सेट है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक सेट है, इसमें बहुत सारे आपके एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। इस पूरे के पूरे सेट में से आप एक कोई छोटा सा सेट ले रहे हैं,
ठीक है, छोटा सा आप कोई सेट लेते हैं तो उसे आप बोलेंगे सबसेट। ठीक है, और देखिए ये आपका ए सेट है और ये आपका बी सेट है। ठीक है, हमने कोई बी सेट ऐसा लिया है जो कि ए से कंटेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी आपका सबसेट हो जाएगा ए का, लेकिन ए जो है, ए आपका क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। ए इज सुपर सेट ऑफ बी, क्योंकि हम जानते हैं कि ए जो है, ए बेसिकली सुपर सेट है किसका, बी का। ठीक है, सो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, यानी कि सारे के सारे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी, यानी जितने भी ए आपने बी में लिए हैं वो सारे के सारे आपके ए बी, जितने भी ए एलिमेंट्स आपने बी में से लिए हैं वो सारे के सारे ए में तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे। ठीक है जी, तो इसे ही आप कह सकते हैं सबसेट, यानी बी आपका ए का सबसेट हो जाएगा। और सुपर सेट का मीनिंग है कि जैसे ए बी जो है आपका, बी अगर आपका ए का सबसेट है, ठीक है, बी आपका छोटा सेट है किसका, ए का, तो ए आपका बड़ा सेट हो जाएगा। वैसे ही बी अगर इसका सबसेट है तो ए इसका क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, छोटा भाई कौन है, सबसेट है। ठीक है, और बड़ा भाई कौन है, बड़ा भाई आपका सुपर सेट हो जाएगा। ठीक है, बस ये डिफरेंस है दोनों में, सबसेट और सुपर सेट को हमने अच्छे से देखा। नेक्स्ट आपका आता है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। देखिए अब क्या होता है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट को समझने से पहले हम थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा हम जो है पावर सेट को समझ लेते हैं कि भाई पावर सेट क्या होता है हमारा। देखिए आपने सिंपली देखा, अब तक हमने देखा थोड़ा सा हमने देखा टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, लेकिन अब हम पहले पावर सेट की बात करते हैं, उसके बाद वैसे बेसिकली सबसेट्स की बात करते हैं। ठीक है, देखिए हमने बात की सबसेट्स क्या होते हैं। अब सबसेट्स के लिए ना, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सेट है, ठीक है, ए आपका कोई सेट है 1 2 3, ठीक है, तो इसमें से चाहे आप ये एलिमेंट लेकर के सेट बना रहे हैं, चाहे ये एलिमेंट लेकर के सेट बना रहे हैं, या फिर दो एलिमेंट्स लेकर के सेट बना रहे हैं, कोई दो और एलिमेंट्स लेकर के सेट बना रहे हैं, तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे इस ए एलिमेंट, इस ए सेट के सबसेट्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे इस ए सेट के सबसेट्स हो जाएंगे। ठीक है, थोड़े से एलिमेंट्स लेकर के आप नया सेट बनाने की कोशिश करते हैं तो आपका सबसेट हो जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट बेसिकली क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि भाई सबसेट हम कैसे बनाते हैं। सबसेट, सबसेट के लिए आप समझे, सबसे पहले तो मान लीजिए ए है आपका और इसमें x1 x2 x3 सॉन अप टू xn ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। तो इसमें जब इस ए सेट के लिए आप सबसेट्स बनाते हैं, a1 a2 a3, मान लीजिए बहुत सारे आपने इसके क्या बनाए, सबसेट्स बनाए, तो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स, आप इनमें से एक एलिमेंट्स लेकर के एक एलिमेंट्स लेकर के बनाए, या आप इसमें से दो एलिमेंट्स लेकर के बनाए। ठीक है, या फिर आप इसमें से कोई भी तीन एलिमेंट्स लेकर के बनाए। ठीक है, तो ये सारी के सारे इसके क्या हो जाएंगे, सबसेट्स हो जाएंगे। अब इसमें 5 भी इसका एक सबसेट होता है जिसमें आप कोई भी एलिमेंट ना लो। ठीक है, और एक खुद भी जो है, एक खुद जो है ये भी इसका सबसेट होता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स को लेकर के भी आपने क्या बना लिया, सबसेट बना लिया। ठीक है, सो बेसिकली जितने भी ए के सबसेट्स बनेंगे उन सभी सबसेट्स का जो सेट होगा उसे आप बोलते हैं पावर सेट। ठीक है, तो पावर सेट क्या होता है, इट इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए के जितने भी आपके सबसेट्स बनेंगे। पहले तो ए क्या है, ए आपका मान लीजिए कोई भी सेट है x1 x2 x3 सो अप टू ये चलेगा xn तक, तो ये बेसिकली आपका कोई भी सेट है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए के अंदर आपके कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लीजिए आपके n एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इस केस में आप इसका पावर सेट बनाते हैं। पावर सेट क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेके करते हैं। ए आपका मान लीजिए 3 एलिमेंट्स का सेट है 1 2 एंड 3। ठीक है, तो अगर आप इसका पावर सेट बनाना चाहेंगे, पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट बनाइए। सबसे फर्स्ट एलिमेंट तो 5, यानी कि हमने एक भी एलिमेंट नहीं लिया। फिर दूसरा हम सिंगल एलिमेंट लेकर के बना रहे हैं, एक बार 2 लिया, एक बार 3 लिया। ठीक है, अब हम दो एलिमेंट्स लेकर के 1 और 2 को लिया, उसके बाद हमने 2 और 3 को लिया, और एक बार हमने 3 और 1 को ले लिया। ठीक है, इसके अलावा आप बना सकते हैं 1 2 3। ठीक है, बस इसके ए जो आपका सेट है इसके इतने ही सबसेट्स हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके सबसेट हो जाएंगे किसके, ए आपका जो सेट है उसके। ठीक है, कौन सा है आपका, ए सेट है आपका, ये हमने लिया 1 2 3। ठीक है, इसके लिए ये आपका क्या हो जाएगा, सारे के सारे सबसेट्स का जो सेट होगा ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली पावर सेट हो जाएगा किसका, ए का। ठीक है जी, सो अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आपके ए के अंदर,
तो ए सबसेट की जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो आपके n है, ठीक है। और इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स। तो आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट जिसके बन सकते हैं 2n, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 एलिमेंट्स थे, ठीक है। अगर ए आपका 1, 2 एंड 3 है तो इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट आपके 3 हो जाएंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ सबसेट्स अगर आप देखेंगे तो 2 यानी 8 आपके सबसेट्स बनने चाहिए। चेक कर लेते हैं 8 है क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। एग्जैक्टली इसके कितने हैं, 8 हमारे सबसेट्स हो जाएंगे। यानी नंबर ऑफ सबसेट्स, या फिर हम कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, क्योंकि पावर सेट में भी तो सारे के सारे सबसेट्स ही हैं, तो पावर सेट के एलिमेंट्स भी क्या हो जाएंगे, 2n हो जाएंगे। तो यहाँ से हम ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट लिखने भी वाले हैं आगे। लेकिन अगर हम देखें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम देखें किसी पावर सेट के अंदर, तो पावर सेट में 2n एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कि जितने भी इसके आपके सबसेट्स बनते हैं उसमें एक तो जो फाई यानी जिसमें आप कोई भी एलिमेंट ले रहे, और एक खुद सेट सारे के सारे एलिमेंट्स जब आप ले लेते हो, तो ये दो ऐसे सबसेट्स होते हैं जिन्हें आप बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। यानी एक तो सेट खुद और एक फाई, इन दोनों को जब आप सबसेट की फॉर्म में लेते हैं तो वो आपके इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। जैसे एक तो फाई यहाँ पर इम्प्रॉपर सबसेट है और एक सेट खुद जो है ये आपका इम्प्रॉपर है, बाकी आपके प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। बाकी आपके प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। तो आपकी जो डेफिनेशन अभी हम जो है लास्ट छोड़ के आए थे कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं, तो प्रॉपर के अंदर तो लेफ्ट ऑल, ठीक है, सारे के सारे जितने भी लेफ्ट रहेंगे सबसेट्स वो सारे प्रॉपर होंगे। इम्प्रॉपर के अंदर आ जाएगा एक तो फाई आ जाएगा और एक सेट इटसेल्फ आ जाएगा, ठीक है। सेट इटसेल्फ और एक फाई, ये आपके इम्प्रॉपर सबसेट्स हो सकते हैं, ठीक है, होते हैं। बाकी लेफ्ट ओवर जितने भी हैं, लेफ्ट ओवर या एक्सेप्ट फाई एंड ए, यानी फाई और ए को छोड़ के बाकी सारे आपके प्रॉपर हो जाएंगे, और फाई और ए इटसेल्फ जो है ये आपका एक इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ठीक है। सो सबसेट की कहानी आपने अच्छे से देखी, कैसे आपका पावर सेट होता है और पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके हो सकते हैं। पावर सेट के कॉन्सेप्ट में ना हम एक और चीज देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ए आपका कोई सेट है 1, 2, 3 एंड 4, इसके लिए अगर आप सबसेट्स बनाते हैं, सबसेट्स, ठीक है, तो सबसेट्स आपके कौन से हो सकते हैं, एक तो आपका फाई हो सकता है, एक आप सिंगल एलिमेंट्स लेकर के सबसेट बनाए, ठीक है। यानी इसके बेबी सेट्स बनाने हैं, छोटे छोटे सेट्स बनाने हैं, ठीक है, तो उसे ही हम बोलते हैं सबसेट। दो एलिमेंट्स लेकर के हमने बनाया, लाइक 3 एंड 4 को लेकर के बनाया, ठीक है, 4 एंड 1 को लेकर के बनाया। इसे सीक्वेंस में लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छे से रहे। सीक्वेंस में अगर हम लेंगे तो थोड़ा अच्छे से हमें बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 1,2 1 को 3 के साथ लिया, उसके बाद 1 को 4 के साथ लिया, उसके बाद हम जो है 2 को 3 के साथ ले रहे हैं, उसके बाद 2 को 4 के साथ ले रहे हैं, उसके बाद हमारा 3 4 के साथ बचेगा। बस ये हमारे हो जाएंगे 2 एलिमेंट्स के सेट। 3 एलिमेंट्स के लिए हम लेते हैं 1, 2, 3, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं 1 के साथ हमने लिया, 2 के साथ 4 ले लिया, ठीक है। उसके बाद 1 और 2 के अलावा तो नहीं, अब 1 और 3 को फिक्स करते हैं, 1, 3, 4 ये बन गया हमारा, ठीक है। इसके अलावा 2, 3, 4 ये बन गया आपका, ठीक है। तो इस टाइप से आपके सेट्स बन सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे आपके सबसेट्स हो जाएंगे और एक आपका बचेगा जो आपने सारे के सारे एलिमेंट्स लेकर के सबसेट बना लिया। अब इन सभी सबसेट्स का अगर आप सेट बना देते हैं तो ये सबसेट ये आपका हो जाएगा पावर सेट, जिसे आप बोलेंगे पावर सेट, ठीक है। पावर सेट क्या होता है, किसी भी सेट के सभी सबसेट्स का जो सेट होता है, ठीक है। सो ये आपका पावर सेट हो गया। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आप देखेंगे तो ये आपके 4 है ए सेट के अंदर, लेकिन पावर सेट के अंदर आप देखेंगे तो 2⁴ यानी कि आपके टोटल 16 आपके सबसेट्स इसके बनेंगे, ठीक है। अब इन 16 टोटल जो आपके सबसेट्स हैं, टोटल सबसेट्स तो कितने आपके 16 है, लेकिन इनमें से 2 आपके क्या हो जाएंगे, इम्प्रॉपर हो जाएंगे। इम्प्रॉपर यानी कि 2 आपके प्रॉपर कौन नहीं है, कौन कौन से, एक तो फाई और एक ए जो है खुद इटसेल्फ, ठीक है, इटसेल्फ। यानी एक तो ये वाला जो सेट है और एक आपका जो फाई सेट है ये आपका इम्प्रॉपर है, ठीक है। लेकिन बाकी जितने भी आपके 14 है ये आपके क्या हो जाएंगे, प्रॉपर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपके प्रॉपर हो जाएंगे, 2 आपके बस इम्प्रॉपर रहेंगे। ये कहानी हमें थोड़ा सा देखनी पड़ेगी। अब इसके लिए अगर हम देखना चाहते हैं कि सिंगल एलिमेंट वाले कितने सेट्स हैं,
ठीक है। 2 एलिमेंट्स वाले कितने सबसेट्स हमारे बने हैं, 3 एलिमेंट्स वाले कितने सबसेट्स बने हैं। तो इसके लिए डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला होता है। जैसे अगर आप देखें कि सबसेट्स के अंदर 0 एलिमेंट वाला कितना है, तो ये तो आपको पता है 5 एक ही होगा, काउंटिंग इसकी कितनी होगी 1 होगी। सेकंड 1 एलिमेंट्स वाले कितने सबसेट हैं, तो इसके लिए जैसे 1 बना आपका, 2 बना, ठीक है, 3 बना, 4 बना, तो ये बेसिकली कितने हो गए 4 हो गए। तो इसके लिए आपको क्या करना है 4 से 1 कर देना है, ठीक है। यानी जितने आपके टोटल आपके एलिमेंट्स हैं उनमें से आपने क्या लेना है 0 एलिमेंट वाले, 1 एलिमेंट वाले, 2 एलिमेंट्स वाले, 3 एलिमेंट्स वाले, ठीक है, n एलिमेंट्स वाले। तो इस तरह से आप नंबरिंग चेक कर सकते हैं, उनकी काउंटिंग चेक कर सकते हैं कि भाई कितने नंबरिंग वाले हैं। जैसे अगर हम देखें थर्ड, अगर हम देखें 2 कौन से वाले, यानी 2 एलिमेंट्स वाले कितने आपके सबसेट्स बन रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे 4 से 2 करेंगे, ठीक है। सो ये आपका सिंपल सा मेथड रहता है कि किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि भाई कितने हमारे सेट्स रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सो बेसिकली ये आपका सिंपल सा मेथड हो गया, ठीक है। सो चलिए, ये आपका टॉपिक था। नेक्स्ट पेज पर हम करेंगे कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। हेडिंग लगाते हैं यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कि सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है। देखिए, कार्डिनलिटी को हम वैसे जो है कैपिटल C से डिनोट करते हैं, वैसे हम इसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए या फिर मोड ऑफ ए, ठीक है, या फिर इस टाइप से भी दिखा सकते हैं। कार्डिनलिटी का मतलब होता है कि कितने उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं, अगर आपका सेट कुछ इस टाइप से है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इसके लिए इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, ये आपके 5 हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल सी चीज, कितने उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऐसा कुछ लिया है सेट की एक्स, सारे के सारे एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। सो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो ये आपका बेसिकली वैसे तो काउंटेबल होगा, क्योंकि हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल की डेफिनेशन जो है सेट में एक अलग से एक बेसिकली एक हम क्लास लेंगे, उसके अंदर हम अच्छे से देखेंगे कि काउंटेबल को कैसे हम समझते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसकी कार्डिनलिटी को आप दिखाते हैं, बेसिकली इस टाइप का सेट हो तो इसकी कार्डिनलिटी को इस टाइप से दिखाते हैं, ठीक है, जिसे आप बोलते हैं एलिफ नॉट, ठीक है। सो इस तरह के जो होते हैं, जैसे अगर आप बोलें इवन इंटीजर्स की बात करें, ऑड इंटीजर्स की बात करें, रैशनल नंबर्स की बात करें, ठीक है, नेचुरल नंबर्स की बात करें, ठीक है। सो ये सारी के सारे जो हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे काउंटेबल होते हैं वैसे, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता नहीं होते, तो इनकी कार्डिनलिटी को हम एलिफ नॉट्स ऐसे सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है। और अगर आप बात करें रियल नंबर्स के बारे में, रियल नंबर्स इनमें से हमने नहीं लिया है, ठीक है, रियल नंबर की बात करें या फिर इरेशनल नंबर्स की बात करें, ठीक है। सो इरेशनल नंबर्स की जो कार्डिनलिटी होती है, ठीक है, उसे आप बोलते हैं, वैसे ये अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली अनकाउंटेबल होते हैं, तो उनकी जो है कार्डिनलिटी जो होती है उसको हम बेसिकली इनको हम बोलते हैं कॉन्टिना, ठीक है। लेकिन बेसिकली इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, हमें ध्यान रखना है किसी भी सेट के लिए कार्डिनलिटी अगर जितने भी उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो वो उसकी बेसिकली कार्डिनलिटी उसकी हो जाती है, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं इसके बारे में। हमारी जो है अब तक हमने एक तो कार्डिनलिटी के बारे में पढ़ा है, ठीक है, लेकिन अब तक हमारे रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स किसी सेट के कितने हो सकते हैं, तो आपको पता है अगर उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए अगर आपके n है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे 2n हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंडली टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स की अगर आप बात करें तो इम्प्रॉपर सबसेट्स आपके कितने हो जाते हैं 2n, ठीक है, -2 हो जाएगा क्योंकि 2 सेट्स आप निकाल देंगे, सॉरी इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं तो इम्प्रॉपर तो आपके 2 हो जाएंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने हो जाएंगे, तो प्रॉपर्स के लिए आप 2 टोटल में से जो आपके इम्प्रॉपर है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। जैसे आजकल कुछ बुक्स जो है वो पाई को भी प्रॉपर सबसेट मानती है,
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो ए इटसेल्फ होता है वो आपका नहीं होता है। तो बेसिकली आप इसको ये भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है पाई को भी माना जाने लगा है। ठीक है, तो आपका इम्प्रॉपर सबसेट एक ही होता है, इसको आप थोड़ा सा सही कर लेंगे। हमने जो प्रॉपर और इम्प्रॉपर की बात की है, तो इम्प्रॉपर में आपका एक ही होता है। ठीक है, ये आपके 15 हो जाएंगे। 5 को आजकल प्रॉपर में ही मानते हैं। ठीक है, 5 आपका प्रॉपर में ही माना जाएगा। अगर हम बात करें तो 5 आपका प्रॉपर में ही आएगा। ठीक है, 5 आपका प्रॉपर में आएगा। इम्प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ 8 सब जो खुद सेट होता है वही ही हमारा क्या होता है, एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप सेट कर लेंगे। ठीक है, ए को छोड़ के बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके प्रॉपर सेट हो जाएंगे। चलिए, ये चीज आपने देख ली। कार्डिनलिटी को हमने अच्छे से देख लिया। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पर हम बात कर रहे थे। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे 2n, टोटल नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स आपके 1 होता है। और कौन सा होता है ये, इटसेल्फ, सेट इटसेल्फ। ठीक है, 5 आपका प्रॉपर में जाता है, तो प्रॉपर सबसेट्स आपके क्या हो जाएंगे, 2n-1 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये तो हम जानते ही हैं। कोई भी जो सेट होगा वो खुद का तो सबसेट, खुद का सबसेट होता ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट एम्प्टी सेट यानी कि 5 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट। प्रत्येक सेट के लिए सबसेट होता है कौन, 5। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट है कि ए आपका बी का सबसेट है, ठीक है, और बी आपका ए का सबसेट है, यानी ए बी में से है और बी ए में से है, दैट मीन्स डेफिनेटली ए और बी आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट्स हो जाएंगे। ठीक है जी, एंड 5 हमारा क्या है, 5 आपका प्रॉपर सबसेट है, ये ध्यान रखेंगे आप से। ठीक है, 5 आपका प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था, लेकिन आजकल जो है सेट इटसेल्फ जो है उसे सिर्फ इम्प्रॉपर मानते हैं, 5 को प्रॉपर में ही लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हमें पता चल गया 2n हो जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा। चलिए सो ये हमने जो है कुछ इंपॉर्टेंट हमारे रिजल्ट्स थे, सारे रिजल्ट्स हमने जो है यहाँ पर देखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हमें समझना है कि कैसे हम कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं सेट पर। ठीक है, और कैसे कैसे हमारे ऑपरेशंस होते हैं। सो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑपरेशंस ऑफ सेट को हम समझते हैं। ऑपरेशंस ऑन सेट को हम वेन डायग्राम से समझेंगे। सो सबसे फर्स्ट ऑपरेशन आपका आ जाता है यूनियन ऑफ 2 सेट्स, कि कैसे आप 2 सेट्स का यूनियन करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो अगर हम बात करें एक आपका सेट ए हो जाएगा, एक आपका सेट बी हो जाएगा। ठीक है, कोई भी आपका सेट है ए और एक सेट है बी। ठीक है, यूनियन के लिए बेसिकली आप सिंबल यूज करते हैं इस टाइप से, यू का सिंबल। ठीक है, और अगर आप इनका यूनियन कर रहे हैं दैट मीन्स आप इसे लिखेंगे ए यूनियन बी। ठीक है, अब ए यूनियन बी का मतलब होता क्या है, ए यूनियन बी को आप लेते हैं और से। ठीक है, इंग्लिश में और से और हिंदी में लेते हैं या से। ठीक है, यानी कि इसे आप बोलते हैं ए और बी, हिंदी में आप बोलते हैं ए या बी। ठीक है, यानी कि या तो ए, कोई भी आपका जो एलिमेंट है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आप बात कर रहे हैं कोई भी सेट ए है और कोई भी सेट आपका बी है। ठीक है, ये आपका यूनियन सेट है, ये आपका कोई सेट ए है और ये आपका कोई सेट बी है। ठीक है, मान लीजिए ए सेट के अंदर आपके पास 1 2 3 इस टाइप से एलिमेंट्स थे, बी सेट के अंदर आपके पास 2 3 4 5 इस टाइप से एलिमेंट्स है। तो आपको ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स लेने होंगे ये हमें चेक करना है। यानी कि ए यूनियन बी के अंदर आपको ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो या तो ए में हो या फिर किसमें हो, बी में हो। ठीक है, यानी कि कॉमन एलिमेंट्स नहीं देखना है, बल्कि ऐसा देखना है कि ए के भी सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएं और बी के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएं। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट या तो ए में होना चाहिए या बी में होना चाहिए, वो आपका ए यूनियन बी में जरूर होना चाहिए। अब आप इसके लिए देखेंगे 1 भी इसमें होना चाहिए, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा। ठीक है, सो ये आपका हो जाता है बेसिकली यूनियन। जो कॉमन एलिमेंट्स उनको रिपीट नहीं करेंगे, उनको सिंगल टाइम में लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स को एक बार आप लिख देंगे। ठीक है, सो ये जो एरिया होता है यानी ए भी आ गया आपका, ठीक है, और आपका बी भी आ गया। ठीक है, ये सारा का सारा आपका क्या हो जाता है, ए यूनियन बी हो जाता है। ठीक है, सो ये तो हो गया यूनियन ऑफ 2 सेट्स। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपका होगा इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स।
अब इंटरसेक्शन के लिए क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन के लिए मान लीजिए इंटरसेक्शन के लिए जो सिंबल होता है वो आपका होता है उल्टा जो यू होता है, ठीक है, इस टाइप से। अब कोई सेट आपका ए है और एक आपका कोई सेट बी है, ठीक है, इनके लिए इंटरसेक्शन आप कर रहे हैं तो आप करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि आपको बेसिकली ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं, और इसमें जो इसका सिंबल का मीनिंग जो होता है, इसका मीनिंग होता है एंड, इंग्लिश में एंड, ठीक है, और हिंदी में और, ठीक है। यानी कि ऐसा एलिमेंट जो कि ए में भी हो और बी में भी हो, ए में भी हो और बी में भी हो, ठीक है। ऐसा कोई एलिमेंट जो ए में तो है बी में नहीं है, उसे आप इंटरसेक्शन में नहीं ले सकते, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आपको लेने होते हैं। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे आप एक तरह से लिख सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स लो, चाहे वो किस में है, चाहे वो आपका ए में है चाहे वो बी में है, सारे के सारे एलिमेंट्स आपके यूनियन में आ जाएंगे। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। अब इसमें आप देखेंगे ए और बी में सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 कॉमन है, तो जब भी आप ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हैं तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका 2 और 3 ये बेसिकली आएगा, ठीक है। अब वेन डायग्राम से देखते हैं, ये आपका होता है वेन डायग्राम, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को आप इस टाइप से एक रेक्टेंगल से दिखाते हैं, ठीक है। और जो आपके सेट्स हैं, लाइक ये आपका ए सेट है और ये आपका हो जाएगा बी सेट, ठीक है, ए सेट और बी सेट। अब आप ले रहे हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मीनिंग है सिर्फ और सिर्फ ए और बी का जो कॉमन पोर्शन है, जो ऐसा पोर्शन जो ए का भी है और जो बी का भी है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है क्या, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है जी। सो आपने वेन डायग्राम की हेल्प से काफी अच्छे से देखा कि यूनियन ऑफ टू सेट्स हम कैसे करते हैं और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है जी। चलिए एक सेकेंड का आप वेट करेंगे। और नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, तो इससे थोड़ा सा आप देखेंगे जल्दी से कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आप जो है इसका रिप्लाई करें, इसके डेफिनेशन की, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को डिफाइन करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम डिफाइन करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट को हम दिखाते हैं इस सिंबल से, ठीक है। देखिए कोई भी आपका सेट है ए, ठीक है। अब बेसिकली आपको करना क्या, आपका एक यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और ये आपका कोई सेट है ए, ठीक है। एक तो आपका सेट होता है ए, लेकिन एक होता है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में आपने बस ए के ही एलिमेंट्स को नहीं लेना है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट होता है जो रिस्ट्रिक्ट करता है ए के एलिमेंट्स को, यानी कि आपने यूनियन में से ए के किसी भी एलिमेंट को नहीं लेना, ए के सारे एलिमेंट्स को आप हटा दें, ठीक है। ये अगर आपका सेट ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है कि बाकी सारा तो सेट होगा, सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट्स आपके नहीं होंगे, बस यही आपका होता है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग है किसी भी सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेने हैं, बी कॉम्प्लीमेंट लेने हैं, दैट मीन्स यूनियन में से आप बी के एलिमेंट्स नहीं ले सकते, बाकी आप बाहर के एलिमेंट्स लेंगे, यानी कि बी तो नहीं होगा कम से कम, ठीक है। सो ये आपका होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। सो ये बेसिकली हमने बात कर ली। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपका है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कि कैसे हम दो जो हमारे सेट्स होते हैं उनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए होता क्या है, डिफरेंस को हम दिखाएंगे लाइक ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी। जैसे अगर हम बात करें, ए अगर हमारा सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है, और बी आपका सेट है मान लीजिए 2 3 एंड 4, ठीक है। इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ए में से बी अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया, दैट मीन्स आप ए में से, ए और बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है, यानी ए जो आपका सेट है उसमें से ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स है सिर्फ उनको हटाना है, यानी ए और बी के जो इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स है उनको आपने हटा देना है, रिमूव कर देंगे। 2 और 2 3 एंड 4 ये आपके इंटरसेक्शन में है, यानी कि तीनों जो है एलिमेंट्स कॉमन है, तो आप क्या कर देंगे, ए में से बस ये एलिमेंट्स हटा देंगे, तो 1,5 ये आपके बेसिकली एलिमेंट्स बच जाएंगे। तो ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मीनिंग होता है कि ए सेट में से आप दोनों सेट्स का जो कॉमन पोर्शन है वो हटा दें, ठीक है जी। सो ये आपका बेसिकली हो जाता है ए माइनस बी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये आपका यूनियन सेट है, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, ठीक है। सो बेसिकली ए सेट में से
आपका जो ए सेट है, ये ए सेट है और ये आपका बी सेट है। तो पूरा का पूरा जो ए सेट था, उस ए सेट में से आप क्या हटा देंगे, उसमें से आप कॉमन वाला पोर्शन हटा देंगे, सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन रखेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन रखेंगे, जो आपका कॉमन पोर्शन है वो भी आपने हटा दिया है। ठीक है, चलिए। सो ये आपका a माइनस बी हो जाता है कि कैसे आप डिफरेंस ऑफ टू सेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप b माइनस ए की बात करते हैं तो b माइनस ए आपका क्या हो जाएगा, b माइनस ए के लिए अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये आपका b सेट है, ये आपका a सेट है। ठीक है, तो b और a के कॉमन एलिमेंट्स आप b में से हटा देंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ b वो बचेगा जिसमें a के कोई भी एलिमेंट्स ना आते हों। ठीक है, सो ये आपका b माइनस ए हो जाएगा, ये आपका a माइनस बी है। ठीक है, सो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपने चेक कर लिया। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आपका है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। काफी इंपॉर्टेंट है ये सिमेट्रिक डिफरेंस, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअल में ए और बी जो सेट है इनका सिमेट्रिक डिफरेंस जो है इसे हम इस टाइप से शो करते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस। अब सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस का मीनिंग होता है, एक तो आपने लेना है ए माइनस बी। ठीक है, डिफरेंस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है, देखिए सिंपल सी बात, a माइनस बी आपका क्या है, ये आपका सेट a है, ये आपका b सेट है, तो a माइनस बी क्या आपका ये वाला पोर्शन है, ये a है, ये आपका b है। ठीक है, दूसरा अगर आप देखते हैं b माइनस ए, देखिए ये तो आपका हो जाएगा a माइनस बी। अगर आप देखेंगे b माइनस ए, तो b माइनस ए के लिए आप बेसिकली ये वाले एलिमेंट्स लेने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इन दोनों का यूनियन कर देते हैं, ठीक है, इन दोनों का यूनियन कर देंगे, दैट मीन्स आपने कॉमन कुछ भी नहीं लेना। ठीक है, यानी कि ये तो हो गया आपका a माइनस बी और ये आपका हो गया b माइनस ए। ठीक है, यानी कि बीच वाला जो कॉमन सेक्शन है वो आपने नहीं लिया है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अगर हम हाईलाइट करें इसे तो सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन आपने लिया है और ये पोर्शन आपने ले लिया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स a एंड b। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। देखिए कोई भी ऐसे दो सेट्स, कलर चेंज करते हैं, ए एंड बी, कोई भी ऐसे दो सेट्स हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं ना तो वो आपका फाई आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके वेन डायग्राम में देखें, एक कोई सेट इधर पड़ा हुआ है, एक कोई अलग थलग सेट पड़ा हुआ है बी। ठीक है, अब आप देखेंगे ए और बी में भाई कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन के फेज में इंटरसेक्शन अगर आप ले रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, फाई आ रहा है। ठीक है, सो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, एक डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। सो इसमें आप कह भी सकते हैं कि ए एंड बी आपका जो है ये क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। ओके, एंड अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, जिसे आप कहते हैं एडिशन थ्योरम। ठीक है, थोड़ा सा हम यस, एक हमारे पास होती है एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम आपको क्या कहती है कि जहां आपने कार्डिनलिटी की बात की थी तो वहां पर हमें पता चलता है कि रिलेशन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर आप देख रहे हैं ए यूनियन बी में, ये हमारा इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सी आपकी एडिशन थ्योरम होती है। ठीक है, सो ये आपकी सिंपल सी एडिशन थ्योरम है कि अगर ए यूनियन बी के अंदर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं, ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है। ठीक है, अब अगर अपने डिफरेंट कलर से इसको हाईलाइट करते हैं अलग अलग पोर्शन को, ठीक है, अलग अलग पोर्शन को अगर आप देखना चाहते हैं तो जो येलो कलर से हाईलाइट किया है, ठीक है, ये तो आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और जो आपका रेड कलर से हाईलाइटेड है, हाईलाइट करते हैं इसको थोड़ा सा, जो आपका पूरा रेड कलर से हाईलाइटेड है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा ए, एंड ग्रीन कलर से हाईलाइट करते हैं तो ये आपका पूरा हो जाएगा बी, और इसी में बीच वाला ब्लैक कलर से हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, हाईलाइटर से वैसे क्लियर नहीं हो पा रहा, लेकिन अगर हम बात करें
वापिस से बनाते हैं एक बार। ये आपका कोई सेट ए है और ये आपका कोई सेट बी है, ठीक है। सो ये जो आपका कॉमन पोर्शन है रेड कलर से जो हमने ड्रॉ किया है, ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्टली येलो कलर से हम करते हैं, ये पूरा का पूरा आपका, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बी सेट हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा रेड कलर तो ऑलरेडी आ चुका है, कोई और कलर लेते हैं, लाइक हमने लाइट जो ग्रीन कलर है ये ले लिया, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा का पूरा ए हो जाएगा, ठीक है। सो ए एंड बी के लिए आप देख रहे हैं कि ए और बी को जब आपने ऐड कर दिया, ठीक है, ए एंड बी को जब आपने ऐड कर दिया, यानी एक तो पूरा का पूरा आपने ए ले लिया, एक पूरा का पूरा आपने बी ले लिया, ठीक है। तो इस केस में आपका जो इंटरसेक्शन पोर्शन है वो तो 2 बार ऐड हो गया, तो आपने तो एक ही बार लेना था, तो एक बार हम जो इंटरसेक्शन पोर्शन है उसको हटा देंगे, तब जाकर के हमें पूरा का पूरा इसका यूनियन मिल जाएगा, ठीक है। तो यूनियन के लिए आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, अगर हम इनका एडिशन कर देते हैं तो कुछ एलिमेंट्स हमारे रिपीट हो जाते हैं जो इनके कॉमन है, तो वो कॉमन एलिमेंट्स को हम एक बार इनमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये आपकी हो जाती है एडिशन थ्योरम, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं एडिशन थ्योरम यहाँ पर करवाने का मीनिंग मेरा ये है कि जो अभी अभी बेसिकली आपने देखा, एक सेकंड रुकिएगा, हम बात कर रहे थे डिसजॉइंट सेट्स के बारे में। सो डिसजॉइंट सेट्स के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर रहे थे, एक सेकंड रुकिएगा। यस, ये आपकी हेडिंग थे डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स में आपने देखा था कि इन जो ए इंटरसेक्शन बी होता है ये फाई होता है, और एडिशन थ्योरम हमारी क्या कहती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी आपकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, एंड इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। अब आप जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी तो आपका फाई है, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट मीन्स अगर आप एन ए यूनियन बी देखना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एन ए प्लस एन बी आप कर देंगे, क्योंकि जब कुछ कॉमन है ही नहीं तो रिपीट ही नहीं हुआ तो भाई उसे सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये आपका सिंपल सा रिजल्ट आता है कि डिसजॉइंट सेट्स अगर आपके होते हैं तो सीधा सीधा आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में देखना चाहते हैं यूनियन में, तो सीधा सीधा दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का आप कर देंगे एडिशन। सो ये तो आपके होते हैं बेसिकली डिसजॉइंट सेट्स। चलिए आगे हम बात करते हैं लॉज ऑफ एल्जेब्रा ऑफ सेट्स। सेट्स की कुछ लॉज होते हैं उनकी बेसिक एल्जेब्रा से रिलेटेड। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपका आता है कम्यूटेटिव लॉज। कम्यूटेटिव लॉज हमारे क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉज के अंदर अगर हम बात करें, अब देखिए हमने बात की एक तो यूनियन होता है हमारा, एक हमारा इंटरसेक्शन होता है, एक आपने सिमेट्रिक डिफरेंस देखा, ठीक है। तो ये तीनों जो जितने भी आपके एल्जेब्रा होते हैं, एल्जेब्रास की हमने बात कर ली, यानी बेसिकली ऑपरेशंस की हमने बात कर ली, ये बेसिकली ऑपरेशंस होते हैं हमारे। तो जितने भी ऑपरेशंस हैं उसके लिए जितने भी हमारे सेट्स हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर आप यूनियन लगा रहे हो ए और बी पर, तो ये आपका बी यूनियन ए के इक्वल होगा, ठीक है। कम्यूटेटिव का मतलब अगर आप ए और बी पर लगाएं या फिर बी पर और ए पर लगाएं, ठीक है, ए बी पर लगाएं या बी ए पर लगाएं, दोनों हमारे इक्वल होने चाहिए, तो ये आपका कम्यूटेटिव लॉ होता है। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर आप सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना चाहते हैं ए का बी के साथ या बी का ए के साथ, तो तीनों के तीनों ये केस जो है ये बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो यही आपका बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ होता है। लेकिन अगर आप बात करें किसकी, सब्ट्रैक्शन के डिफरेंस की बात करें, जैसे अगर आप a माइनस बी की बात करें या फिर आप b माइनस ए करें, तो भाई ये आपका इक्वल नहीं होता। तो जो आपका डिफरेंस है वो आपका कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। सो ये चीजें हैं कि यूनियन, इंटरसेक्शन और सिमेट्रिक डिफरेंस तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करती है, लेकिन जो आपका सिमेट्रिक डिफरेंस है ये आपका होल्ड नहीं करता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट लॉ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा एसोसिएटिव लॉ। एक सेकेंड इसको थोड़ा सा हटाते हैं हम। इसको ऊपर लिख देते हैं कि अगर आप बात करते हैं a माइनस बी की, तो ये आपका कतई इक्वल नहीं होता है b माइनस ए के, ठीक है। तो ये आपका फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ की। देखिए एसोसिएटिव लॉ जो होता है, आप जानते हैं कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। बेसिकली एसोसिएटिव लॉ हमारा लगता है सिर्फ और सिर्फ यूनियन के केस में और इंटरसेक्शन के केस में, ठीक है। ये क्या कहते हैं कि अगर आप बेसिकली ए का इंटरसेक्शन करें बी के साथ और फिर उसका इंटरसेक्शन करें सी के साथ, या फिर आप पहले से बी और सी का इंटरसेक्शन करते हैं और उसके बाद ए का इंटरसेक्शन करते हैं, तो ये तीनों के तीनों मतलब तीनों के लिए इंटरसेक्शन के लिए कैसे भी आप उल्टा पलटी करके करें ये बिल्कुल इक्वल होंगे, ठीक है। सिमिलरली यूनियन के लिए भी ये चीज जो है हमारी सेटिस्फाई करेगी।
ठीक है, तो ये हमारे यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए एसोसिएटिव लॉ हमारा होल्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने एक हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी था, ठीक है, इसका हमने यूनियन किया ए के साथ, तो ये पहले बी के साथ यूनियन होगा, ठीक है, ए का यूनियन होगा बी के साथ, फिर ए का यूनियन होगा सी के साथ, ठीक है, लेकिन बीच में तो क्या रहेगा, बीच में आपका इंटरसेक्शन रहेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है कि यानी कि अगर आप लाइक ए को अगर आप बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप जानते हैं ए पहले बी से मल्टीप्लाई होता है फिर सी से मल्टीप्लाई होता है, बस वैसा ही केस यहाँ पर है कि ए का यूनियन पहले बी के साथ होगा, बीच में इंटरसेक्शन रहेगा और ए का यूनियन किसके साथ हो जाएगा, सी के साथ हो जाएगा। तो ये तो आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी टाइप से अगर आप बात करें, अगर आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो इस केस में ए का यूनियन पहले बी के साथ होगा, फिर ए का यूनियन सी के साथ होगा, ठीक है, ए का इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन की बात करें, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ होगा, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ होगा, लेकिन दोनों का मिलकर के यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सो ये तो था आपका बेसिक सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अगर हम बात करें डी मॉर्गन लॉज की, तो आपका बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आता है डी मॉर्गन लॉज। एक सेकेंड रुकिएगा, इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम। डी मॉर्गन लॉस, तो डी मॉर्गन लॉस की हम बात करते हैं। डी मॉर्गन लॉ हमें क्या कहते हैं कि अगर आप कलर चेंज करते हैं, डी मॉर्गन लॉ कहता है कि अगर आपके पास बेसिकली कोई भी जैसे ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, इसका आप कॉम्प्लीमेंट लेना चाह रहे हैं, या फिर आपके पास ए यूनियन बी है, इसका आप क्या लेना चाह रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट लेना चाह रहे हैं, तो बेसिकली जब भी आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ए का भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और बी का भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन जो यूनियन है, जो इंटरसेक्शन है, वो आपका यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर ए का भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन जो यूनियन है ये आपका बेसिकली इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बस यही कहता है आपका डी मॉर्गन लॉस। ठीक है जी, सो ये आपने बहुत ही अच्छे से देखा डी मॉर्गन लॉस के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका आता है आइडेंटिटी लॉ। देखिए आइडेंटिटी, बेसिकली आइडेंटिटी लॉ हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी में हम देखेंगे एक तो हमारा होता है फाई, एक हमारा होता है यूनियन सेट। ठीक है, तो इसमें क्या कहते हैं कि अगर आप किसी भी आपका ए सेट है, ए सेट का यूनियन सेट के साथ कॉमन क्या हो जाएगा, जैसे ये आपका यूनियन सेट है और ये आपका ए सेट है, तो ए सेट का और यूनियन जो सेट है इनका इंटरसेक्शन अगर आप देखते हैं तो खुद ए ही आपका क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। अगर आप ए यूनियन यू जो आपका यूनिवर्सल सेट है ये देखना चाहते हैं तो ये आपका बेसिकली पूरा यूनिवर्सल सेट ही हो जाएगा। अगर आप ए का और फाई का इंटरसेक्शन करते हैं, ए यानी हमारा जो सेट ए है और फाई यानी कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं और ए में क्या कॉमन होगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, और नेक्स्ट अगर आप ए यूनियन फाई करना चाहते हैं, यानी कि फाई और ए का यूनियन करते हैं, तो ये आपके पास ए होता है। ठीक है, तो ये चारों के चारों आपके आइडेंटिटी लॉज है। ठीक है, सो ये बेसिकली आप बहुत ही अच्छे से देख लेंगे आइडेंटिटी लॉज। डी मॉर्गन लॉज को हमने देखा, आइडेंटिटी लॉज को हमने देखा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है हमारा, कॉम्प्लीमेंट लॉ सिंपल सा है कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वापस से आपको ए आ जाता है। ठीक है, उल्टे का उल्टा यानी सीधा। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपका सिंपल सा था। नेक्स्ट है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहते हैं कि अगर आप ए का ए के साथ ही यूनियन ले रहे हैं तो ए ही आएगा। ठीक है, और ए का खुद उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो भी ए ही आएगा। तो ये हमारा, इसे कहते हैं हम आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, सो ये बेसिक सा सिंपल सा क्यूट सा हमारा जो है, काफी सारी चीजें, काफी सारे लॉज हमने देखे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंटेनमेंट ऑफ सेट्स। कंटेनमेंट कंडीशन क्या होती है या कंटेनमेंट क्या चीज है हमारी, देखिए कंटेनमेंट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको समझते हुए चलेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा कोई सेट है, ठीक है, हमारा कोई सेट है ए एन, इसमें से हमने कोई सेट लिया है, ठीक है, इसमें से हमने कोई सबसेट लिया, फिर इसका सबसेट लिया, फिर इसका सबसेट लिया, यानी कि अगर आप देखना चाहते हैं कि एक आपका छोटा सा सेट है ए1, ठीक है, इसका सुपर सेट है आपका ए2, इसका सुपर सेट है आपका ए3, इसका सुपर सेट है आपका ए4। ठीक है, यानी कि आप इसमें ये कह सकते हैं कि जो आपका ए1 है ये आपका सबसेट है ए2 का, ए2 आपका सबसेट है ए3 का, ठीक है, ए3 आपका सबसेट है ए4 का। ठीक है,
इस टाइप से ये चलता रहेगा, ठीक है। सो ये आपकी कंटेनमेंट कंडीशन कहती है। कंटेनमेंट कंडीशन का मतलब है कि A1 आपका A2 का सबसेट है, A2 आपका A3 का, यानी A1 आपका पूरा का पूरा कंटेन करता है A2 में, A2 आपका पूरा का पूरा कंटेन करता है A3 में, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशंस है तो कंटेनमेंट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट थिंग, अगर आप सारे जो जितने भी आपके सेट्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके सेट्स हैं उन सभी का आप क्या कर देते हैं, यूनियन कर देते हैं। सारे सेट्स का यूनियन करेंगे तो आपके पास जो सबसे बड़े वाला सेट है वही तो बनेगा, ठीक है। और अगर आप इन सभी का इंटरसेक्शन कर देते हैं, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन सोना, तो सभी सेट्स का इंटरसेक्शन कर देते हैं, तो इन सभी सेट्स में कॉमन क्या होगा, जो सबसे छोटे वाला सेट है वही तो सभी में कॉमन हो जाएगा, यानी कि जो A1 है ये आपका आएगा। यानी कि कंटेनमेंट कंडीशन क्या कहती है कि अगर सारे के सारे सेट्स एक दूसरे में कंटेनमेंट सिचुएशन में है, सो उस केस में आपका, अगर आप उन सभी का यूनियन करते हो तो आपका सबसे बड़े वाला सेट मिलेगा, और अगर आप उनका इंटरसेक्शन करते हो तो आपके पास सबसे जो स्मॉलर, सबसे छोटा जो सेट होगा, सबसे छोटा जो सबसेट होगा वो आपको वहां पर मिलने वाला है, ठीक है जी। सो ये चीज आपने बहुत ही अच्छे से देख ली है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास कुछ इस टाइप से है, इफ an is the set of first n prime numbers, then union of n equals to 2 to 10 an equals to, अब देखिए सिंपल सी बात है कि आप an का यूनियन करने वाले हैं, ठीक है। an का मीनिंग है A1 आपका क्या हो जाएगा, A1 सेट हो जाएगा जिसमें फर्स्ट एक प्राइम नंबर आता है, A2 आपका हो जाएगा जिसमें फर्स्ट 2 प्राइम नंबर्स आएंगे, A3 आपका हो जाएगा जिसमें फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स आएंगे। इसी टाइप से A10 जो आपका लास्ट हो जाएगा, A10 ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें 10 प्राइम नंबर्स आने हैं, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, तो ये आपके कंप्लीट फर्स्ट 10 आपके प्राइम नंबर्स आ जाने हैं। लेकिन हमें तो लेना है इन सभी का यूनियन। अब ये तो आपको पता है कि ये सारे के सारे कंटेनमेंट सिचुएशन में, तो सभी का यूनियन यानी कि जो सबसे लास्ट वाला है, यानी कि सभी का यूनियन हो जाएगा आपका A10, और A10 आपका ये वाला आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। सो इस टाइप से हम डायरेक्टली कंटेनमेंट ऑफ सेट को यूज करके डायरेक्टली हमारा आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। कंटेनमेंट को आपने अच्छे से देख लिया। अब चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमारे पास है, ठीक है, कुछ काफी बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हमारे पास है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्वेश्चन नहीं करते हैं, सॉरी, जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें, फर्स्टली तो हमने जो बताया, जो हमारा बेसिक सा रूल था कि अगर आप A यूनियन B के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखना चाहते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, एंड इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। अब इसके इंटरसेक्शन के लिए अगर आप बनाना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, A इंटरसेक्शन B आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। ये जो नेगेटिव में है ये इधर आकर के एडिशन में हो जाएगा, ये वापस से आकर के सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, ठीक है। इनको रिप्लेस करके आप बेसिकली ये लॉजिक भी बना सकते हैं। तो ये तो आपका सिंपल नंबर 1 फॉर्मूला हो गया। और इसी के केस में अगर आपके सेट्स क्या हैं, सेट्स आपके क्या हैं, डिसजॉइंट है, ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स हैं, दैट मीन्स आपका A इंटरसेक्शन B आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B आपके 0 हो जाएंगे। तो उस केस में आपका NA यूनियन B आपका सिंपल सी बात है कि NA प्लस NB के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। हमें इंटरसेक्शन वाला केस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, माइनस में 0 हो जाएगा। चलिए इसके बाद थर्ड आप बात करें, अगर आप A इंटरसेक्शन B की बात कर रहे हैं तो ये बेसिकली कुछ रिजल्ट्स हैं, हमारे बने बनाए रिजल्ट्स हैं कि इसे आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माइनस B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B भी कह सकते हैं। देखिए सिंपल सा हमारा लॉजिक है कि यहाँ पर ये जो आपका फॉर्मूला था इसमें तो क्या होता था कि आप पहले पूरा A ले लेते थे, फिर पूरा B ले लेते थे, तो उसमें आप ये जो कॉमन पोर्शन है इसको 2 बार ले बैठते थे, इसलिए आपको एक बार उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता था जो कॉमन पोर्शन है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ A और B है तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन लिया है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन लिया है, तो बीच वाला कॉमन पोर्शन तो बच ही गया ना, ये वाला तो कॉमन पोर्शन बच गया, तो कॉमन पोर्शन को एक बार ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो क्योंकि ये आप जानते हैं कि ये आपका A माइनस B है, ये आपका B माइनस C है, और कॉमन वाला पोर्शन तो आया ही नहीं, तो आपको इसको जो इसका इंटरसेक्शन है ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा। सो बेसिक सा हमारा ये भी लॉजिक रहता है।
यानी कि ये बने बनाए रिजल्ट है हमारे, ठीक है, बने बनाए रिजल्ट यानी कि अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए देखना चाहते हैं, ए आपका पूरा सेट कब बनेगा, ये पूरा सेट ए है, ठीक है, ये बी है, ए आपका पूरा सेट बनाना है तो सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, एक तो आपने लिया ए माइनस बी, ये आपका ए माइनस बी हो गया, लेकिन फिर भी अभी भी पूरा ए तो बना नहीं है, पूरे ए में एक कॉमन वाला पोर्शन तो पेंडिंग है, तो कॉमन वाला पोर्शन भी आप लेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। चलिए, अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, और इसमें भी आपने ऐड करना है जो आपके इंटरसेक्शन वाली कंडीशन है इसे। तो ये बेहद बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है हमारे लिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखते हैं कुछ और फॉर्मूलाज हैं, लाइक एक हमारे पास फॉर्मूला है कुछ इस टाइप का कि अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखना चाहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर, अब इसके लिए आप जानते हैं कि अगर आपने ए एंड ए इंटरसेक्शन बी का अगर होल कॉम्प्लीमेंट किया है तो आपको पता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाना है, बी का कॉम्प्लीमेंट भी हो जाना है, लेकिन जो इंटरसेक्शन ये आपका यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ऐसा होता है दैट मीन सिंपल सी बात है कि ये आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स है किसमें, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और इसका हुआ है आपका कॉम्प्लीमेंट। सो कॉम्प्लीमेंट हुआ है दैट मीन्स आपने क्या करना है यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कंप्लीट यूनिवर्सल सेट माइनस आपने कर देना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है जी। सो ये आपका सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर रहता है, ठीक है। सेवंथ फॉर्मूला, अगर हम नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करें, नेक्स्ट अगर आप देखना चाहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट देखना चाहते हैं तो ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट में से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट, इसमें से आपको एन ए यूनियन बी को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास 3 सेट्स हो, ठीक है, 3 सेट्स आपके पास हो, लाइक आपने लिया एक सेट ये, दूसरा सेट ये, तीसरा सेट ये, ठीक है। अब देखिए इसमें ए आपका सेट है, ये आपका बी सेट है, ये आपका सी सेट है, ये हमारा है, ये जो पोर्शन है ये आपका ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ये वाला जो आपका पोर्शन है ये आपका ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, लेकिन बीच में एक ऐसा कॉमन पोर्शन भी है जो कि तीनों में कॉमन है, ठीक है। ये जो हो जाएगा आपका येलो पोर्शन, ये आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि तीनों के तीनों में कॉमन है, ठीक है। सो इसके लिए अगर 3 आपके पास सेट्स होते हैं तो इनके लिए फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, अगर आप एन ए यूनियन बी यूनियन सी देखना चाहते हैं तो ये बेसिकली आपका बनेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। अब इसमें से आप देख रहे हैं कि सारी चीजें 2 बार रिपीट हो चुकी हैं, ठीक है, 2 बार रिपीट हो चुकी हैं, तो इसमें से आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी हटा देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी हटा देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी हटा देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक बार तो हमने बीच वाला लेना था, आपने 3 बार बीच वाला ऐड किया, 3 बार बीच वाला ऐड किया, और जो सबसे मोस्ट कॉमन था ये 3 बार हटा भी दिया, तो एक बार आपको लेना भी तो है, तो प्लस में आप करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। यानी कि ये जो बीच वाला पोर्शन था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपने 3 बार ऐड किया जब आपने ए बी सी लिया, फिर 3 बार आपने हटा दिया जब आपने इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये देखा, यानी तीनों इंटरसेक्शन लिए तो 3 बार हटा भी दिया, 3 बार लिया 3 बार हटा दिया, लेकिन एक बार तो लेना पड़ेगा ना, तो एक बार लेंगे तो एक बार हमें इसको ऐड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक सा हमारा क्या हो जाता है, मेथड हो जाता है, फॉर्मूलाज हो जाते हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास कुछ सिंबल्स भी यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, उन सिंबल्स की बात कर लेते हैं ताकि हमें समझने में काफ़ी इजीनेस हो जाए, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कि कई बार हमारे पास इस टाइप का सिंबल होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं दिस इम्प्लाइज, ठीक है, दिस इम्प्लाइज। यूनियन का आपने सिंबल देख लिया, इसका मतलब होता है और, इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है एंड, ठीक है। ए यूनियन बी इसका मतलब होता है एटलिस्ट ए और एटलिस्ट बी, ठीक है। और अगर आप देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब होता है बोथ ए एंड बी, ठीक है। चलिए, अगर आप बात करना चाहते हैं नीदर, ना तो ए हो, ठीक है, नॉर बी, ए ना तो ए हो ना बी हो, यानी कि आप ए यूनियन बी का क्या करना चाहते हैं, कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। इस टाइप से कुछ और सिंबल्स हैं, लाइक आप ये करते हैं कोई एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए है, ठीक है, दैट मीन्स इसका मतलब होता है बिलोंग्स, ठीक है। ये जो आपका सिंबल होता है इसे हम कहते हैं बिलोंग्स का सिंबल, ठीक है। ये आपका होता है सबसेट, ये आप सेट के लिए लिखते हैं कि ए आपका सबसेट है बी का, अगर वो पूरा का पूरा उसमें से कंटेन कर रहा है तो ये कंटेनमेंट सिचुएशन हो जाती है, ठीक है, इसे आप कहते हैं सबसेट, ठीक है। और
ये हमारा इम्प्लाइज होता है, लेकिन अगर दोनों साइड इस टाइप से हो जाएगा तो इसे हम बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, यानी कि उसका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है। ठीक है, ये आपका सिंबल होता है फॉर ऑल। ठीक है, इस तरह से आप कोई सिंबल लगाते हैं, इसका मतलब होता है सच दैट। ठीक है, इस टाइप का जो सिंबल लगाते हैं आप, इसे इसे हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। तो ये कुछ सिंबल्स है जो हम इसकी लैंग्वेज में यूज करते हैं। ठीक है, एंड ये होता है एंड का। ठीक है, और हमने नंबर थ्योरी में पढ़ा कि अगर हमने इस टाइप से लिखा, ठीक है, इसका मतलब होता है ए इज डिवाइजर ऑफ बी। ए इज डिवाइजर ऑफ बी, यानी कि बी जो है आपका, ये पूरा पूरा ए से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ कुछ सिंबल्स थे जो कि हमारे यूज में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए सो ये सारी चीजें हमने जो है बहुत ही अच्छे से देख ली हैं। अब तक हमने जो है सेट थ्योरी के काफी सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। चलिए सो इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ एक दो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू 10, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ये आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लीजिए एक्स हैं। ठीक है, देन अब इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आपका जो यूनियन के अंदर जो एलिमेंट्स है वो कितने हो सकते हैं, 15 टू एक्स एंड 25, इसके बीच में हो सकते हैं। ठीक है, एक्स जो है वो इक्वल भी इनके हो सकता है, डिफरेंस और, चलिए तो फटाफट से बताएं कि चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी और मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हो सकते हैं। देखिए इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपके पास कि अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखना चाहते हैं ए इंटरसेक्शन बी के अंदर, वो भी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं ये देखना चाहते हैं, तो मैक्सिमम में आप लेंगे मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, यानी कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में है और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में है, तो कितने आपके कॉमन एलिमेंट्स हो सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपका ए है और आपका बी है, ठीक है, मैक्सिमम ए और बी में कितने एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं। हो सकता है ना कि बी के सारे एलिमेंट्स ए में हो, ठीक है, बी ही इसका जो है सबसेट हो जाए, तो बी के सारे एलिमेंट्स ही ए के साथ कॉमन हो जाएंगे, तो इतने ही मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, मिनिमम तो कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम तो हो सकता है इनमें कुछ भी कॉमन ना हो, 5 भी कॉमन ना हो, लेकिन मैक्सिमम बी के जितने एलिमेंट्स है, यानी अगर बी इसका छोटा सेट है, यानी कि मिनिमम हमें देखना होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने ए इंटरसेक्शन बी में, दोनों में कॉमन कितना हो सकता है मैक्सिमम, तो किसी एक छोटे सेट के इक्वल, जो आपका छोटा सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो सारे के सारे उसमें है तो वो सारे क्या हो जाएंगे, कॉमन एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो आपको देखना है मैक्सिमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देखना चाहते हैं कि कितना हो सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आपको दोनों सेट्स में से देखना पड़ेगा कि छोटा कौन सा है। तो जितने छोटे, जो भी छोटा सेट है उसका जो ऑर्डर है वही हमारा क्या हो जाएगा, आपके मैक्सिमम हो जाएगा इंटरसेक्शन पोर्शन का। अब क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है कि आपको यूनियन में चेक करना है, ए यूनियन बी में आपको चेक करना है। ठीक है, हो सकता था कि सारे के सारे ए और बी के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स अलग होते। ठीक है, मान लीजिए कि एक केस हम लेते हैं कि ए हमारा अलग पड़ा हुआ है, बी हमारा अलग पड़ा हुआ है, 10 एलिमेंट्स इसमें है, 15 एलिमेंट्स इसमें है, तो ए यूनियन बी में मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम एलिमेंट्स आपके 25 हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हो सकता था कि इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होता। ठीक है, कॉमन होता तो वो एलिमेंट्स कम हो जाते, कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता था कि एक सेट आपका जो है बी सेट आपका पूरा का पूरा ए सेट के अंदर ही आ रहा है, ये भी तो हो सकता था। ये आपका मिनिमम वाला केस है। मिनिमम वाले केस में जब आप यूनियन कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो आपका एन, जो आपका बड़े वाला सेट है, जैसे अगर आप बात करें इसमें 10 एलिमेंट्स हैं, बाहर वाले में 15 एलिमेंट्स है, तो टोटल अगर आप यूनियन करते हैं तो आपके पास 15 एलिमेंट्स ही आएंगे। ठीक है, यानी कि और अगर कुछ कॉमन है तो कुछ कॉमन है, तो मान लीजिए जैसे 3 एलिमेंट्स कॉमन है,
इसमें 15 थे, इसमें 10 एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट्स कॉमन हो गए, यानी कि 15 प्लस 10 माइनस 3 कर देंगे, ठीक है। यानी कि कम से कम आपके पास एलिमेंट्स हो सकते हैं 15 और ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स आपके हो सकते हैं 25। तो ये आपका यूनियन के केस में ये आपका केस बन जाएगा, ठीक है जी। चलिए, सो इस तरह से आप मिनिमम और मैक्सिमम चेक कर सकते हैं। अब इसके लिए लॉजिक क्या होता है, कॉन्सेप्ट हमारा क्या लगा है, कॉन्सेप्ट हमारा सिंपल सा लगा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी आप चेक करना चाहते थे, ठीक है। ये हमारा हो सकता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए, अगर अगर आपने लेना है इसको मैक्सिमाइज करना है, इसको आपने मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। मैक्सिमाइज करना है तो इसको आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा, और इसको अगर मिनिमाइज करना है तो आपको इसको जो सब्ट्रैक्ट करना है उसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये आ जाएगी आपकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है, सॉरी यस, ये इसे आप मैक्सिमाइज करेंगे तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, इसे आपने मिनिमाइज करना है तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इसकी मिनिमम वैल्यू के बीच में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी। सो ये आपका सिंपल सा लॉजिक होता है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 1000, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 500, number of elements in A intersection B is greater than equal to 1 and number of elements in A union B is equals to P, then तो P के लिए आपने रिलेशन फाइंड आउट करना है। देखिए, मिनिमम जो A इंटरसेक्शन B है ये आपका 1 हो सकता है, मैक्सिमम A इंटरसेक्शन B कितना हो सकता है, मिनिमम ऑफ ऑल 2, ठीक है, मिनिमम ऑफ ऑल 2 यानी 500 के इक्वल हो सकता है, ठीक है। सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो आपका A इंटरसेक्शन B है, नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है ये आपका लाई करता है, ठीक है। A इंटरसेक्शन B जो है, देखिए ये मिनिमम हो सकता है 1 के इक्वल एंड मैक्सिमम ये आपका हो सकता है 500 के इक्वल। और अगर आप बात करते हैं यूनियन की, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी की बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये आपका टोटल जो है, टोटल आपका क्या हो सकता है, यूनियन टोटल आपका 1500 हो सकता है, ठीक है। अब टोटल में से टोटल 1500 में से ये तो है इंटरसेक्शन के लिए, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, इंटरसेक्शन के लिए मैक्सिमम वैल्यू है। पर आप जानते हैं कि जब आप यूनियन करना चाहते हैं तो यूनियन में आपको मैक्सिमम वैल्यू के लिए मिनिमम वाला माइनस करना पड़ेगा और मिनिमम वैल्यू के लिए मैक्सिमम वाला माइनस करना पड़ेगा, यानी ये 1000 एंड ये हमारा लाई करेगा 1499। तो ये आपका यूनियन लाई करेगा, यानी जो P है ये आपका बेसिकली इसके और इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। सो इस टाइप से हम यूनियन एंड इंटरसेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बाकी सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको कुछ भी एलिमेंट्स दे दिए जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दे दिए जाए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी दे दिए जाए, तो यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज को जो भी रूल्स हमने किए हैं तो वो आप इजिली कर सकते हैं। बाकी हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, इसके अलावा चलिए ये हमारी आज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, टाइम काफ़ी हो चुका है। सो बेसिकली हमने इजी टॉपिक्स आज के लिए लिए हैं। सेट थ्योरी का बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, और सेट थ्योरी पार्ट 2 एंड शायद एक और क्लास हमारी रहेगी, और उसके बाद हम जो है रिलेशन फंक्शन को समझेंगे, उसके बाद हम लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की ओर जाएंगे। लेकिन सेट थ्योरी वाला पोर्शन कंप्लीट करने के बाद, यानी रिलेशन फंक्शन कंप्लीट करने के बाद हम ग्रेजुएशन का सेट थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम लिमिट कॉन्टिन्यूटी पर जाएंगे, और उसके बाद लिमिट कॉन्टिन्यूटी भी हमारा जो ग्रेजुएशन लेवल का होगा वो भी हम अलग से डेफिनेटली देखने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह रही होंगी। सो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।